good morning to all of you. Myself Vikram, your accountancy teacher from Vivian Sir Commerce Classes. Dear students, आप जो भी बुक यूज करते हैं that doesn't matter, उससे फर्क नहीं पड़ता. मेन मोटिव इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. यदि कंसेप्ट क्लैरिटी है, कंसेप्ट समझ में आता है, तो चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ें, कोई भी किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, यू कैन इजिली आंसर द क्वेश्चन. जैसे कि हम ड्राइविंग सीखते हैं, ड्राइविंग आने के बाद चाहे हम 4 व्हीलर कोई भी ड्राइव करें या 2 व्हीलर अगर हमने सीखा है तो 2 व्हीलर कोई भी हो उसको हम इजिली ड्राइव कर सकते हैं. तो उसी तरीके से ये अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं, चैप्टर है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है. यदि आप इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, देन इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. आपके लिए आसान हो जाएगा, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, उसको आसानी से एक्सप्लेन करना. तो कल की क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था उसके बारे में यदि हम बात करें तो हमने बात की थी एक तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं हमारे इस चैप्टर के, जो हम इसको पढ़ने के बाद या पढ़ते पढ़ते अंडरस्टैंड करेंगे. तो उनमें अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीड फॉर अकाउंटिंग के बारे में, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, फंक्शंस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, advantages of bookkeeping, difference between the bookkeeping and accounting, meaning of accountancy, difference between bookkeeping, accounting and accountancy, objective of accounting, is accounting science or an art, branches of accounting, uses or advantages of accounting, limitation of accounting, accounting as a source of information, accounting information and its different users, qualitative characteristics of accounting information, system of recording, single entry system and double entry system, advantages and disadvantages of double entry system, role of accounting. These are the learning objective of this chapter that we have to learn, जिनके बारे में हमें सीखना है, समझना है. अगर हम बात करें सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. तो इस चैप्टर के बारे में यदि बात की जाए तो यहाँ पर अकाउंटिंग का जो मतलब है उसमें हम 2 वर्ड में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. एक तो अकाउंट वर्ड हम साथ रख लेते हैं, दूसरा फिर प्लस कर लेते हैं इसके साथ आईएनजी. तो सबसे पहले अकाउंट के बारे में समझिए क्या है अकाउंट. देखिए ये कोई एक नया वर्ड नहीं है, दैट यू हैव लर्न इट इन द प्रीवियस क्लासेस आल्सो. इफ आई विल से इन द क्लास 6, 7, 8, 9, 10 you have learned about this sentence, about this word particularly. This word is to be known as in Hindi by the name of संख्या. इसको हिंदी में आप संख्या बोलते हैं, ठीक है. अगर हम इंग्लिश में बात करें इसको तो दैट इज टू बी टर्म्ड एज नाउन. इसको हम नाउन के नाम से जानते हैं इन इंग्लिश सब्जेक्ट. बेसिकली नाउन और संज्ञा का क्या मतलब, अगर हिंदी में बात की जाए तो संज्ञा क्या होती है, तो इट इज पार्टिकुलरली द नेम ऑफ प्लेस. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं. ऐसे ही यदि हम नाउन के बारे में बात करें तो नाउन क्या होता है, नाउन का मतलब होता है द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. तो उन्हीं में अगर हम अकाउंट के बारे में बात करें तो इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस लैंग्वेज वी विल से दैट अकाउंट इज पार्टिकुलरली a statement of a particular person, place or the thing, जिनके बारे में हमें एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना होता है, सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन उनके बारे में इकट्ठी रखनी होती है, तो उसे हम अकाउंट के नाम से जानते हैं. वैसे आपने अकाउंट बेसिकली सुना भी होगा, जैसे बैंक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, लिंक्ड अकाउंट, है ना, यूट्यूब अकाउंट. इस तरीके के ये जो पार्टिकुलरली अकाउंट क्या है, दीज अकाउंट्स आर गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकुलर पर्सन. या फिर हम बात करें कि जैसे फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. मशीन अकाउंट, मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. यानी किसी भी पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग का जो हम अकाउंट या सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं, दैट इज टू बी नोन एज अकाउंट. उसे हम अकाउंट के नाम से जानते हैं. और ये कोई पुराना नया शब्द नहीं है, इट इज वेरी ओल्ड वन, जिसको कि आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं. बस आपको अब उसको इंप्लीमेंट करना है इन द बिजनेस, इन द अकाउंटेंसी. यहाँ दूसरा वर्ड हमने रखा था प्लस आईएनजी करके. ये आप ध्यान रखिएगा, किसी भी पार्टिकुलर वर्ड के साथ whenever you are using ing word that becomes a process. So here accounting is particularly a process. accounting क्या है, एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम जो है ना यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. और प्रोसेस के बारे में यदि बात की जाए तो प्रोसेस बेसिकली क्या सी होती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है,
जो किसी पार्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और पूरा एक चक्कर पूरा करने के बाद दोबारा से उसी पॉइंट से स्टार्ट होकर दोबारा स्टार्ट कर चल पड़ती हैं, दोबारा से उन प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। तो इट इज पार्टिकुलरली एक प्रोसेस जो कि कॉन्टिन्यूस नेचर की है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार पार्टिकुलर कोई भी चीज कर ली या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर ली तो उसके बाद हम इसको खत्म कर देते हैं। वी विल अगेन कंटिन्यू। बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाइड करते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने का मतलब यहाँ पर हम रखते हैं कि भाई उनको देखते हैं कि वो मॉनेटरी नेचर की है या वो नॉन मॉनेटरी नेचर की है। यदि वो मॉनेटरी नेचर की है देन इट इज गुड, अगर वो नॉन मॉनेटरी नेचर की है तो उस कंडीशन में उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। हम केवल उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं चैप्टर के अंदर जिनको हमें यूज करना है, जिनको हमें समझना है, जो इस चैप्टर में बार बार आएंगे। जैसे कि अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? तो मैंने आपको बताया इट इज ए प्रोसेस एंड इट इज टू बी टर्म्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिना अकाउंटिंग के हम बिजनेस की किन्हीं भी ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। तो ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को जो रिकॉर्ड करके चलता है, किसको रिकॉर्ड करके चलता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन को। नाउ व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन? बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है ऐसी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन जिनको हम इन द टर्म्स ऑफ मनी मेजर्ड कर सकते हैं। यदि मनी monetary term में यदि you cannot measure those type of transaction, you cannot record in the books। यदि आप उनको monetary term में मेजर नहीं कर सकते तो उनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात आती है रिकॉर्ड की। तो रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग से। रिकॉर्डिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग करने का मतलब है जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं उनको हम पार्टिकुलरली एक बुक में लिखते हैं जिसका नाम रखा है हमने जर्नल। जर्नल इज पार्टिकुलरली योर डे बुक। ये कैसी बुक होती है आपकी? एक डे बुक होती है जिसका यूटिलाइजेशन हम रूटीन की ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड है, जिनको मॉनेटरी टर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, जब हम पार्टिकुलरली जर्नल के बारे में बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो नोन एज ए डे बुक। इसको हम डे बुक के नाम से भी जानते हैं। एंड द प्रोसेस थ्रू विच वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल, दैट प्रोसेस इज टू बी नोन एज जर्नलाइजिंग। उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। यानी किसी भी पार्टिकुलर वर्ड के साथ यदि आप आईएनजी वर्ड अटैच करते हैं तो दैट विल बिकम्स अ प्रोसेस। तो वो एक प्रोसेस बन जाती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है। आप जैसे बोलते हैं ईटिंग, स्पीकिंग, है ना? तो ये इसी तरीके से जर्नल से जर्नलाइजिंग, पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है उसे जर्नलाइजिंग के नाम से जाना जाता है। अब जर्नलाइज करने के बाद हमें उनको क्या करना पड़ता है? क्लासिफाइड करना पड़ता है। तो ये नेक्स्ट टर्म जो हम इसमें पढ़ेंगे वो क्लासिफाइंग पढ़ेंगे। क्लासिफाइंग का मतलब है सेपरेशन, सेग्रीगेशन। सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर टू बी केप्ट सेपरेटली इन ए पार्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट, दैट इज टू बी नोन एज लेजर अकाउंट। तो उसे हम लेजर अकाउंट के नाम से जानते हैं। और इसके लिए जो बुक प्रिपेयर की जाती है दैट बुक इज टू बी नोन एज लेजर बुक। लेजर बुक इज पार्टिकुलरली ए बुक which is prepared with the different head of accounts like furniture account, machine account, building account। इन तरीके से हम इसको प्रिपेयर करके चलते हैं। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है जो हमने डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर लिए हैं उनका पार्टिकुलरली हमें समरी तैयार करनी होती है। उस समरी के दौरान हम क्या क्या मेंटेन करते हैं? हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस जो कि मदद करते हैं हमारी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने में। इनको प्रिपेयर करने में ये हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं। समराइजिंग का मतलब होता है कि भाई अगर मैंने बिल्डिंग अकाउंट बनाया है तो ऑल द debits and credits of building account, here debit and credit are particularly to side of any particular account। यदि कोई भी अकाउंट किसी भी पार्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट को आप मेंटेन करते हैं तो उसकी दो साइड होती हैं, एक तो डेबिट साइड होती है, दूसरी क्रेडिट साइड होती है। अगर हम डेबिट साइड के बारे में बात करें तो डेबिट का मतलब होता है पार्टिकुलरली एक लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के नाम से जानते हैं। और क्रेडिट का मतलब होता है योर राइट हैंड साइड। इसको हम राइट हैंड साइड के नाम से जानते हैं। तो ये दो साइड हैं केवल और इनका कोई मतलब नहीं है। दीज आर टू बी टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड डिबेयर एंड क्रेडेयर। ये लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। डिबेयर से डेबिट, क्रेडेयर से क्रेडिट वर्ड बनता है। ये केवल दो साइड है, ध्यान रखिएगा। इसका कोई मतलब नहीं है कि हम ये कहीं डेबिट का मतलब जमा, क्रेडिट का मतलब घटा, या डेबिट का मतलब घटा, क्रेडिट का मतलब जमा, ऐसा कुछ नहीं है इनका मतलब।
हालांकि इनका इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग कुछ भी हो सकता है, बट इन द अकाउंटिंग टर्म्स दीज आर ओनली टू साइड्स, वन इज लेफ्ट हैंड साइड, अनदर वन इज राइट हैंड साइड। तो जो हम पार्टिकुलर अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उनके डेबिट एंड क्रेडिट को कंपेयर करके एक फाइनल बैलेंस निकालते हैं। उस फाइनल बैलेंस को हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं। यदि वो डेबिट बैलेंस शो करता है तो उसको आप डेबिट साइड में पुट कर देते हैं, यदि वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो उसको आप क्रेडिट साइड में पुट कर देते हैं, और उनके आधार पर आप बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। हियर इनकम स्टेटमेंट इज पार्टिकुलरली a statement which reflecting the incomes of the organization, total revenue, total expenses के बारे में हमें ये बताता है, उसे हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। एंड what about the balance sheet, it is a statement which reflecting the total assets, total liabilities, टोटल कैपिटल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आप केवल इतना ही समझेंगे इनको। यहाँ पर हमारे यहाँ बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, एक तो होती है एसेट साइड, दूसरी होती है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड। और जहां पर एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज के इक्वल रखी जाती है, इनको पार्टिकुलरली यू विल कॉल दैट एज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसको आप अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसका एक डिटेल्ड चैप्टर हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो फिलहाल आप समझे कि समराइजिंग करना मतलब जो पार्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट होता है उनके बैलेंस को फाइनलाइज करना, डेबिट या क्रेडिट क्या बचता है, यानी डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट को घटाकर जो बचेगा डेबिट बैलेंस, यदि क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो क्रेडिट बैलेंस, और उसको हम ट्रायल बैलेंस में रख देते हैं। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस इज पार्टिकुलरली ए स्टेटमेंट which is prepared with the help of debit and credit balances extracted from the ledger account। जो लेजर बुक होती है उसमें जो लेजर अकाउंट होते हैं उनसे जो हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके आधार पर बनाई गई एक स्टेटमेंट होती है, उसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। इसको हम तलपट बोल देते हैं हिंदी में, तलपट, जिसका पर्पज होता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताना। ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को ही बताता है, यानी प्लस माइनस की एक्यूरेसी के बारे में ही बात करता है। बाकी किसी और अगर किसी प्रकार की गलती हमारे से हुई है अकाउंटिंग में तो उन गलतियों को, उन एरर्स को, उन मिस्टेक्स को ये रेक्टिफाई नहीं करता, ना ही उनके बारे में डिस्क्लोजर देता। इट इज ओनली डिस्क्लोज ए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अगर कोई अर्थमेटिकल प्रॉब्लम है, गलती है, तो उन्हीं को ये केवल जस्टिफाई करता है, उन्हीं के बारे में बताता है। नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे इसमें बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है, देखिए बुक प्लस कीपिंग यानी बुक मेंटेनेंस। बुक मेंटेनेंस इन द सेंस concerned with recording the financial transaction in a systematic manner and classifying them into ledgers। यानी कि जो बुक कीपिंग होती है वो एक प्रकार की हमारी बुक को मेंटेन करने का प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको सिस्टमेटिक मैनर, सिस्टमेटिक मतलब एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर वे मतलब जैसे कि हम ये कहें कि एक सिस्टमेटिक वे जिसमें कि हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, उस तरीके से ट्रांजैक्शंस को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, और उनको लेजर्स, उनके जो है लेजर्स प्रिपेयर करते हैं, यानी खाता तैयार करते हैं, लेजर बुक बनाई जाती है, ताकि उनके आधार पर आप क्या कर सके, अकाउंटिंग कर सके। तो बुक कीपिंग इज पार्टिकुलरली ए नैरोअर टर्म। और इसके बाद ये जब हम ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द अकाउंटिंग प्रोसेस। उसके बाद हम अकाउंटिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटेंसी। देखिए अकाउंटेंसी इज पार्टिकुलरली अवर सब्जेक्ट जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट मैटर होता है विच हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस, जिसमें हम एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी की बात करते हैं, प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, यानी इसमें टूल्स, टेक्निक्स, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, concepts, all these are things to be included in the accountancy subject which are helpful to do the bookkeeping and accounting, जो कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करने में मदद करते हैं। यदि हम इन तीनों के रिलेशनशिप को देखें तो सिंपल सा रिलेशनशिप है इनके बीच में। सबसे बाहर अकाउंटेंसी होती है, फिर हम अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं, और सबसे अंदर हमारे पास बुक कीपिंग होती है। यानी बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज, एंड अकाउंटेंसी इज दैट सब्जेक्ट मैटर विच regulates both of these, accounting and bookkeeping। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट, नेक्स्ट जो पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे कीवर्ड, वो रहेगा हमारा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के बारे में यदि बात करें तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्टिंग टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज टू बी टर्म्ड एज इनकम। उसे आप इनकम बोलते हैं या नेट प्रॉफिट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, नेट प्रॉफिट भी बोल देते हैं। तो इनकम के नाम से जानी जाती है।
तो किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप, here sole proprietorship means an organization where one and only one person is the owner of the organization, he having all the rights to take the decision, he is only the power to take the decisions, he has only the power to manage the business, he has only the authority to bear the all risk all profits। तो उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। ये क्या करती हैं, ये इनकम स्टेटमेंट बनाती है, जिनकी इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट हम मेंटेन करके चलते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग इन द नेक्स्ट वन चैप्टर्स। हमारा चैप्टर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट, देयर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस थिंग। यहाँ मैं हल्का सा टच लगा देता हूँ इनके साथ। ट्रेडिंग अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रोस प्रॉफिट के बारे में बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट के बारे में बताता है। इन केस ऑफ कंपनीज वी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू नो द नेट प्रॉफिट, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज टोटली डिफरेंट। इन दोनों के अगर फॉर्मेट के बारे में बात करें तो बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट इज बेसिकली नोन एज बैलेंस शीट, इसको हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं और इसके बारे में मैं ऊपर डिस्कस कर चुका था। इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो कि हमें एसेट्स किसके बराबर, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बारे बराबर एक इक्वेशन के तौर पर शो करता है। तो इसमें दो साइड होती है, एक एसेट साइड, दूसरी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड। तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट, जिसका पर्पज होता है किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना। इट हेल्प्स टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल पोजीशन स्टैंडिंग फॉर हाउ मच टोटल एसेट्स वी हैव, total liabilities we have and total capital we have. It can be favorable or it can be unfavorable. किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन फेवरेबल भी हो सकती है और अनफेवरेबल भी हो सकती है। यदि हम अच्छे प्रॉफिट कमा रहे हैं देन इट विल बी फेवरेबल, अगर अच्छे प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो इट विल बी अनफेवरेबल। नेक्स्ट जो टर्म हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस हियर स्टैंडिंग फॉर अ साइंटिफिक स्टडी। जब भी हम पार्टिकुलर ये स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट की बात की जाती है, जब भी हम इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनसे रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन निकाली जाती हैं, सो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड बाय द डिफरेंट पीपल्स फॉर टेकिंग द वेरियस रैशनल डिसीजंस, स्पेसिफिकली लाइक ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, ये हमारे यूजर्स हैं, सोसाइटी, गवर्नमेंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, है ना, रिसर्चर्स, दीज आर द पर्सन हु आर द यूजर्स ऑफ द और स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेट करते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए वो इन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, एक मीनिंगफुल जजमेंट ले सकें अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एंड लास्ट वन पॉइंट इसमें जो कीवर्ड रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यानी जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमने ऊपर निकाली दैट आर टू बी कम्युनिकेटेड टू whom they are to be communicated to the person, किनको, जो इसके यूजर्स होते हैं। उन यूजर्स में मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिए, ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, या किसी प्रकार की कोई सोसाइटी, या फिर जो है कोई पार्टिकुलर ट्रेड यूनियन, डेटर्स और क्रेडिटर्स आर द यूजर्स ऑफ एनी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये इनके यूजर्स होते हैं जिनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे और क्लासीफाई करेंगे इन द टू डिफरेंट सेक्शंस। वन इज इंटरनल यूजर्स, सेकंड वन इज एक्सटर्नल यूजर्स। यहाँ पर एक जो है ना थोड़ा सा जानने की जरूरत है हमें, क्या जानने की जरूरत है कि फरा लुका पिसोली जो है दैट इज टू बी नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम। ये फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। एंड समटाइम द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पार्ट कि हु इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो लुका पिसोली, फरा लुका पिसोली जो कि एक इटालियन ऑथर है, उनको हम फादर ऑफ अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले अपनी बुक में एक चैप्टर जो है ना वो क्या किया, पब्लिश किया। इनकी बुक थी सुमा दे अर्थमेटिका, ज्योमेट्रिका एंड प्रोपोर्शनेटलिटा। ये इन बुक्स के अंदर जो कि इन्होंने 1494 ईस्वी में पब्लिश की, सबसे पहले ये चैप्टर इंट्रोड्यूस कराया डबल एंट्री सिस्टम का। उनका कहना था कि ये कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं कि वो उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को इन्वेंट किया, बस ओनली दे आर गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट इट कि भाई ऐसा भी कोई सिस्टम होता है जिसका मतलब होता है टू साइड
रिकॉर्डिंग, डबल एंट्री सिस्टम, टू साइड रिकॉर्डिंग, एटलीस्ट टू साइड रिकॉर्डिंग, कम से कम दो अकाउंट जहां पर अफेक्ट होते हैं, जिसमें एक डेबिट साइड में रिकॉर्ड करके चलें और दूसरा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करें, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। या यू विल से दैट द एस्पेक्ट विच रिकॉर्डिंग द at least two aspects of a transaction, one is debit another one is credit। जब एक डेबिट होता है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा। तो ये हम इसकी मेन इंफॉर्मेशन हमने जो है देखा कि क्या कीवर्ड्स पढ़ेंगे, क्या इंफॉर्मेशन हम इसमें डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं आगे नीड फॉर अकाउंटिंग के बारे में। जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि भाई हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए हम अकाउंटिंग करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली आपको यहाँ बताऊंगा कि भाई अकाउंटिंग, इस पूरे पैराग्राफ में जो बातें लिखी हैं उसका मैं एक सार के तौर पर बताऊंगा, समझाऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड इट कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग का मतलब हमने समझा कि एक प्रोसेस है जो कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है किसी भी पार्टिकुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन का। तो बिजनेसमैन जो कि बिजनेस कंटिन्यू करता है, बिजनेस में पैसा लगाता है और पैसा लगाने के बाद वो बड़ा एक्साइटेड होता है ये जानने के लिए कि भाई उसको कितने प्रॉफिट्स हुए, कितने उसके एक्सपेंसेस हुए, या कितनी उसकी एसेट्स हैं, कितनी उसकी लाइबिलिटीज हैं, कितनी उसकी कैपिटल्स हैं, या कितना उसने उधार में सामान बेच रखा है, या कितना उसने उधार में सामान खरीद रखा है, या कितने पार्टिकुलरली जो है ना लोगों से पैसे उसे लेने हैं, कितने लोगों को पैसे उसे देने हैं। इन इंफॉर्मेशन को जानने के लिए एक बिजनेसमैन एक्साइटेड रहता है। और ऑल दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी एक्वायर्ड बाय यूजिंग द ए प्रॉपर सिस्टमेटिक अकाउंटिंग प्रोसीजर। और ये सब हम केवल अकाउंटिंग का एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर को फॉलो करके ही ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द अकाउंटिंग, पहली बात। दूसरी बात, अब बिजनेस जो है कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, ट्रांजेक्शन्स तो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को हम याद नहीं रख पाते, वी कैन नॉट मेमोराइज इट। तो उनको याद रखने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए वी स्टार्टेड द अकाउंटिंग प्रोसेस। हमने अकाउंटिंग प्रोसेस को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली आप क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके, एंड वेन एवर यू रिक्वायर्ड यू कैन यूटिलाइज दीज। तीसरी बात, क्यों जरूरत पड़ी हमें अकाउंटिंग की, बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो टेक्निकल होती हैं। जैसे डॉक्टर की लैंग्वेज है वो टेक्निकल है, इंजीनियर की लैंग्वेज है वो टेक्निकल है, उनकी बातों को समझने के लिए हमें उस तरीके की नॉलेज का होना जरूरी है। तो उसी तरीके से किसी भी अकाउंटिंग या बिजनेस टर्म को समझने के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज हो जो बिजनेस लैंग्वेज कहलाए, और उसमें हम अकाउंटिंग को प्रेफरेंस देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि इसके आधार पर डाटा को इतना सिंपल तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाता है कि कोई भी लेमैन, एक कॉमन आदमी जिसको कि अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, देन ही कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ही कैन इजीली टेक द डिसीजन अबाउट द फर्म, वो उनके बारे में डिसीजन ले सकता है। और अकाउंटिंग एकमात्र ऐसा सोर्स है जो ये सारी बातें क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है। दैट्स व्हाई वी नीड फॉर द अकाउंटिंग इन द बिजनेस। और इसको अगर समझें तो ये 4 पॉइंट साथ में दिए गए हैं, इन चारों पॉइंट से हम इसको इजीली समझ पाएंगे। पहला पॉइंट है, इट हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, इट प्रोवाइड्स द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द डिफरेंट यूजर्स। जो यूजर्स होते हैं उनको अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन को ये प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। तो इसलिए हमें अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, दैट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? देखिए, हमने अकाउंटिंग का मतलब तो समझ लिया था कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाइड करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को जो है क्लासिफाइड रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्लासिफाइड करते हैं, फिर उनका समराइजेशन करते हैं, फिर उनको एनालाइज, उनसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर की जाती हैं, फिर उनका क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और उनके द्वारा निकाले गए रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये एक ट्रेडिशनल वे में डेफिनेशन है जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, और इस डेफिनेशन के आधार पर ही हम इस चैप्टर को पूरे को कवर भी कर लेंगे। तो इसमें पार्टिकुलरली अगर हम बात करें अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में, तो सबसे पहले सिंपली इट इज टू बी कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, बिकॉज इट इज थ्रू अकाउंटिंग that various transactions recorded by bookkeeper and analyzed and interpreted and the results are communicated to the concerned parties। क्योंकि यही एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसके द्वारा हम सारी ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं, उनसे रिजल्ट निकालते हैं, उन रिजल्ट्स को डिफरेंट यूजर्स, डिफरेंट पार्टीज को कम्युनिकेट करते हैं। इट एक्सप्लेन, ये किसके बारे में बताता है हमें, बेसिकली इन क्वेश्चनों का आंसर देता है, व्हाट टू डू,
वाई टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, कौन करेगा, इन क्वेश्चनों के आंसर हमें अकाउंटिंग से मिलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ, ये एक आर्ट है, ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, interpreting of financial data, and accounting is also helpful to know the financial position of the business. Accounting is a continuous process which can be understood through the below given diagram. हम आगे डायग्राम देखेंगे, उस डायग्राम के बेस पर इसको अच्छे से समझेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो वर्ड है, इन वर्ड को आपने अच्छे से समझना है। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, पहला स्टेप हमारा है आइडेंटिफाइंग का, दूसरा स्टेप हमारा रहेगा मेजरिंग का, तीसरा स्टेप हमारा रहेगा रिकॉर्डिंग का, चौथा क्लासिफाइंग का, पांचवा समराइजिंग का, छठा हमारा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग का, सातवां कम्युनिकेटिंग का। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? दैट इज अबाउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन, उनके आधार पर प्रिपेयर की गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनसे निकाले गए रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करने के बारे में बात करेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ योर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, किसकी? बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाइड करने की। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? वो ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, जिनको मॉनेटरी टर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाती हैं। तो ये जो जितने भी ट्रांजेक्शन हमारी होती हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करके उनको मेजर्ड करते हैं। रिकॉर्ड किस में करते हैं? जर्नल में। क्लासिफाई कहाँ करते हैं? लेजर में। समराइजेशन कहाँ करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग किसका करते हैं? जो ट्रायल बैलेंस से हम इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट बनाते हैं उनका, और उनके आधार पर जो रिजल्ट्स निकलते हैं उनको कम्युनिकेट किसे करते हैं? टू द डिफरेंट यूजर्स, जो अलग अलग पार्टीज होती हैं, जिनको इन इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, उनको हम ये ट्रांसफर करके चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। इट इज द सेम जो हमने ऊपर पढ़ा, ये डेफिनेशन के तौर पे लिखा गया है, तो आप इसको देख लें। अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग की, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी, transactions and events which are at in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। तो ये इसकी फीचर्स भी बन जाती हैं। भाई जो ट्रांजेक्शन होती है वो किस नेचर की होनी चाहिए? वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए, टर्म्स ऑफ मनी में प्रेजेंट की जा सके, जिनको हम इस तरीके से इंटरप्रेट करें कि उनसे मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकाले जा सके। उस पूरी प्रोसेस को, उस पूरी आर्ट को हम अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। कुछ और भी डेफिनेशंस दी गई हैं, जिनमें हम ए की ट्रिपल ए अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं, जिन्होंने ईयर 1966 में डेफिनेशन दी कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग के बारे में बताया कि भाई एक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग करने की, मेजरिंग करने की और कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू होम टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इस पर्पज के लिए कि भाई इनसे हम इन जो मीनिंगफुल जजमेंट्स निकाल सके, डिसीजन लेने के लिए यूजर्स इनसे इनके आधार पर मीनिंगफुल रिजल्ट्स या डिसीजन ले सके। तो दिस इज योर मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। दीज आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। ये हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस के कंप्लीट स्टेप है, जिनमें हम बात करें सबसे पहला स्टेप हमारा आइडेंटिफाइंग मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसको यदि हम अंडरस्टैंड करें तो इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स इस प्रकार की होनी चाहिए जिनको मॉनेटरी टर्म में प्रेजेंट कर सके, जो फाइनेंशियल नेचर की हो। केवल और केवल वही ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड की जाएंगी और पर्सनल ट्रांजेक्शन्स का बिजनेस में कोई रोल नहीं होगा। पर्सनल ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं सर? मैं बात करूं पर्सनल ट्रांजेक्शन्स के बारे में, तो जैसे मान लीजिए एक बिजनेस है ए लिमिटेड। इस ए लिमिटेड बिजनेस के अंदर एक जो ओनर है वो है मिस्टर मोहन, ठीक है, मिस्टर मोहन ये ओनर है। अब ये जो ओनर है, अगर ये अपने बच्चों की फीस अपनी जेब से दे रहा है, बच्चों की फीस अपनी जेब से दे रहा है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं होगी, वो इसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। लेकिन वही चीज यदि ये बिजनेस में से पेड कर रहा है तो दैट इज टू बी कॉल्ड एज ड्रॉइंग, और वो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा यूज कर रहा है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाएगा, उसको बिजनेस में रिकॉर्ड करके चलेंगे। तो पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड हियर इफ दे आर डन बाय हिज ओन पॉकेट, यदि वो उसने अपनी पॉकेट से ही पैसा खर्च किया उसके लिए। नेक्स्ट हम करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाइड कर ली, मेजर कर ली, उनको हम क्या करके चलते हैं? रिकॉर्ड करके चलते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं सर? क्लासिफाइंग करते हैं। क्लासिफाइंग
किस में करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं लेजर बुक के अंदर। ध्यान रखिएगा, लेजर के अंदर हम सेपरेटली अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं हर एक पार्टिकुलर हेड का। अगर मान लीजिए बिल्डिंग से रिलेटेड मेरे पास 50 ट्रांजेक्शन है, ऑल आर टू बी रिकॉर्डेड अंडर द बिल्डिंग अकाउंट। यदि एक्सपेंसेस से रिलेटेड मेरे पास 10 ट्रांजेक्शन है पार्टिकुलर वेजेस से रिलेटेड सपोज करिए, तो सारी की सारी वेज अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएंगी। और रिकॉर्डिंग करने का जो काम करते हैं वो किसमें करते हैं, जर्नल में। तो जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उनको हम क्लासिफाइड करेंगे। क्लासिफाइड करने के लिए हम बनाएंगे लेजर बुक, और लेजर बुक बनने के बाद हम कर देंगे उनकी समरी। देखेंगे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, कौन कौन से बैलेंसेस शो किए जा रहे हैं पार्टिकुलर अकाउंट के द्वारा, और जो भी बैलेंसेस वो शो करते हैं आर टू बी रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करके चलेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस में। इसका मतलब समरी बनाई जाती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। और ट्रायल बैलेंस से समरी बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करके चलते हैं, जिनमें इनकम स्टेटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, पोजीशन स्टेटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद इन स्टेटमेंट का हम करेंगे एनालिसिस, और इनसे हम जो है ना अलग अलग इंफॉर्मेशन निकालेंगे, इंटरप्रेट करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, ताकि उन ट्रांजेक्शन्स का यूज करते हुए जो उनसे रिजल्ट निकाले गए उनका यूज करते हुए जो डिफरेंट यूजर्स हैं वो एक प्रॉपर डिसीजन ले सके, और रिजल्ट हम कम्युनिकेट किनको कर देते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स को। वो डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स में अगर हम बात करें तो दो प्रकार के यूजर्स होते हैं हमारे, एक तो इंटरनल और दूसरे एक्सटर्नल। तो इंटरनल यूजर्स जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेट करते हैं, एक्सटर्नल जो इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेट करते हैं। इनके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। चलिए ये लास्ट का टॉपिक आज हम देख लेते हैं, और उसके बाद अपनी क्लास को करेंगे वाइंड अप। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में यदि बात करें तो इसका मतलब है एट्रीब्यूट्स, फीचर्स। कई बार ये एट्रीब्यूट के नाम से क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो एट्रीब्यूट्स को बेसिकली हमने जो है ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो उनमें से कुछ मेजर एट्रीब्यूट जो है अकाउंटिंग के वो कौन कौन से हैं, आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, रिकॉर्डिंग, जैसे कि हमने बताया कि जर्नल और सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड करके चलते हैं, क्लासिफाइंग, जैसे कि हमने डिस्कस किया लेजर बुक में रिकॉर्ड करके चलते हैं, समराइजेशन हम करते हैं ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करके चलते हैं, जिनको हमने इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से जाना। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कलेक्टिवली यदि आपको बोलना है तो यू कैन से दैट इट इज इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट का जो अगर दूसरा नाम आपसे कोई पूछ ले तो दैट इज टू बी नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट। फिर हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी जजमेंट लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस का फ्रॉम द दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और उसके बाद इनसे जो भी रिजल्ट निकालते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं, राइट। दीज आर द फीचर्स। इन फीचर्स के बारे में अगर थोड़ा सा देखें डिटेल में तो चलिए क्या है देख लेते हैं, और फिर क्लास हमारी क्या हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। पहला पॉइंट जैसे कि हमने रखा आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मतलब टू फाइंड आउट। फाइंड आउट मतलब कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को ढूंढना है, कौन सी ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन द फाइनेंशियल नेचर, जिनको हम फाइनेंशियल नेचर में मेजर कर सकें, फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म में जिनको मापा जा सके, मेजर किया जा सके, दोज आर टू बी नोन एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवन दो events means the results which can be measured in the terms of money or which are of a financial character only, जो कि केवल और केवल मॉनेटरी टर्म में प्रेजेंट किए जा सके, फाइनेंशियल कैरेक्टर की हो, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को बिजनेस में आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर if a company has got a team of dedicated and trusted employees, it is of great use of the business, but since it is not of financial character of not possible to express in the terms of money, it will not to be recorded in the books of business. Whereas purchase of machinery of rupees 5 lakh, purchase of goods of rupees 70,000 can be measured in the terms of money and will be recorded accordingly. ऐसे ही यदि हम किसी और नॉन फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन के बारे में बात करें तो लव, अफेक्शन, quarrel between the two managers, the strike by the employees, lockout by the owner, these are the examples of those non financial transactions which cannot be recorded into business, जिनको बिजनेस में आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और फाइनेंशियल जिनका मॉनेटरी टर्म होती है, मॉनेटरी लैंग्वेज में जिनको प्रेजेंट किया जा सकता है, उनको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करके चलते हैं। यहाँ याद रखने की बात क्या है,
हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा पार्टिकुलर बिजनेस किस नेचर का है। बिफोर रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन, स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस इज कंसर्न्ड विद आइदर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग और फाइनेंस और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जैसे हिंदुस्तान लीवर, बॉम्बे डाइंग, एटलस साइकिल एक्सेट्रा आते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में अदानी एंटरप्राइजेज, अवीवा इंडस्ट्रीज और मदर डेयरीज एक्सेट्रा आते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज जो देते हैं जिसमें रिलायंस कैपिटल, बजाज कैपिटल, मुथूट फाइनेंस आते हैं। सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्काई एक्सेट्रा, दीज आर टू बी इंक्लूडेड। तो हमें इनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम उनकी ट्रांजेक्शन को क्या करके चलते हैं, रिकॉर्ड करके चलते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होती है? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि भाई जितना भी पार्टिकुलर हमने हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाइड कर ली है मॉनेटरी टर्म वाली, उनको हम पार्टिकुलरली एक प्रॉपर प्लेस पर रिकॉर्ड कर लें ताकि वो ट्रांजेक्शन डेट वाइज एंड डे वाइज रिकॉर्ड हो जाए। जब भी ट्रांजेक्शन को डेट वाइज एंड डे वाइज रिकॉर्ड किया जाता है द पार्टिकुलर टर्म वी यूज फॉर दैट इज नोन एज कर्नोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? कर्नोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, उसको हम कर्नोलॉजिकल ऑर्डर के नाम से जानते हैं, कर्नोलॉजिकल, जिसको का मतलब होता है डेट एंड डे वाइज। This is the basic function of accounting. It is essential concerned with ensuring that all business transactions of financial character are recorded in an orderly manner, and it is done in a book called a journal, which can be further divided into various subsidiaries books. Now, what is here subsidiaries books? हम बात करेंगे इसके बारे में। Such as cash journal, purchase journal, sales journal। अब देखिए किसी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, नगद की भी होती हैं, उधार की भी होती हैं, है ना। उधार में खरीदने की भी है, उधार में बेचने की भी है, नगद में खरीदने की भी है, नगद में बेचने की भी है। या जो है ना कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी होती है जो नॉन कैश होती है लेकिन बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है, पैसा नहीं जाता लेकिन वो मॉनेटरी टर्म में प्रेजेंट की जा सकती है, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो मॉनेटरी टर्म में उसकी वैल्यू कम हो जाती है लेकिन हम उसको रिकॉर्ड तो करते ही हैं। तो ये जो ट्रांजेक्शन डिफरेंट डिफरेंट नेचर की होती है ना, तो इनको हम पार्टिकुलरली जर्नल में ही रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो जर्नल हमारी बल्कि बन जाएगी, बहुत बड़ी जर्नल बन जाएगी। एक दिन में हजारों ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होती हैं और वो सारी ट्रांजेक्शन हम एक दिन में रिकॉर्ड करेंगे एक पार्टिकुलर प्लेस में, तो उससे हमारी बुक हैवियर हो जाएगी और हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इजीली हम उस इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाइड भी नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में हमने जर्नल को फर्दर छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया है जिसको बोलते हैं सब्सिडरीज बुक्स, सहायक पुस्तिकाएं, जिनमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक शामिल की जाती हैं। ये टोटल मिलाकर हमारे पास 8 सब्सिडरीज बुक्स होती हैं जिनमें से 2 हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी 6 के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का क्या मतलब होता है मैंने पहले भी डिस्कस किया। सेपरेशन करना, जिनको सिस्टमेटिक एनालिसिस करके डाटा को इस तरीके से रखते हैं कि उनके जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन होती है उनका एक सिंगल ग्रुप बना देते हैं। तो इट इज कंसर्न्ड विद द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा विद अ व्यू टू ग्रुप द ट्रांजेक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। इसमें हम एक नेचर की ट्रांजेक्शन को केवल एक ही प्लेस पर रिकॉर्ड करके चलते हैं। क्लासिफिकेशन इज डन इन ए बुक विच इज टर्म्ड एज लेजर, और जहां पर ये क्लासिफिकेशन करते हैं उस बुक को बोलते हैं लेजर बुक। राइट। समराइजेशन क्या होता है कि भाई जो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया लेजर बुक के अंदर, अब उनका करेंगे जोड़ घटा और देखेंगे विच टाइप ऑफ बैलेंस दे आर रिफ्लेक्टिंग। आइदर दे विल शो द डेबिट बैलेंस और दे विल शो द क्रेडिट बैलेंस। यदि वो डेबिट बैलेंस दिखाएंगे तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिख देंगे। तो दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा in a manner which is understandable and useful to the internal as well as external end users of accounting statements. The process leads to preparation of following statements. इसके अंदर समराइजेशन के अंदर हम क्या क्या प्रिपेयर करके चलते हैं? We prepared trial balance, we prepared income statement, we prepared balance sheet। ये 3 प्रकार के जो पॉइंट है स्टेटमेंट्स है उनको हम यहाँ पर प्रिपेयर करके चलते हैं। नेक्स्ट है फीचर में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। This is the final function of accounting, and this recorded financial data is analyzed and interpreted in a manner that end users can make a meaningful judgment about the financial condition of the organization or profitability of the business operations. It also used to preparing the future plans, framing the policies and strategies for executing such plans.
तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हम क्यों करते हैं? ताकि उनके आधार पर कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकाले जा सकें, बिजनेस ऑपरेशंस के फाइनेंशियल कंडीशन इनके बारे में जाना जा सके और आसानी से उनके आधार पर हम फ्यूचर प्लान बना सकें, पॉलिसीज बना सकें, ताकि इन प्लान को हम क्या कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। एंड दैट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग। लास्ट फंक्शन क्या है हमारा अकाउंटिंग का? दैट इज कम्युनिकेटिंग। Communicating the accounting information after being meaningfully and analyzed and interpreted has to be communicated in proper form and manners of the proper person। यानी कि जिस व्यक्ति को इन इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है उन व्यक्तियों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। जैसे गवर्नमेंट को बेसिकली इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, इस प्रकार के रिजल्ट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? ताकि वो ये जज कर सके कि भाई टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है इस ऑर्गेनाइजेशन की, वेदर दे आर पेड देयर टैक्स लायबिलिटी ऑन टाइम और नॉट। क्या वो टाइम पर अपनी टैक्स लायबिलिटी पेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या सोसाइटी क्यों जानना चाहती है, क्यों इन्फॉर्मेशन को रखना चाहती है? ताकि वो देख सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रहे हैं क्या उनमें से कुछ पैसा वो सोशल डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं? क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है सारे के सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से ही लेकर चलते हैं। इसलिए तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।